नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड की सीरीज़ में नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटोकॉर्डेट्स में एंडोस्टाइल को इस ग्रंथि का संजात माना जाता है। वैसे थायराइड ग्लैंड सभी कॉर्डेट जंतुओं में पाई जाती है। इसी तरह साइक्लोस्टोमेटा जो समूह के जंतु होते हैं उसमें थायराइड के जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रसनी के फर्श पर फाइबर टिश्यू में धसे हुए पाए जाते हैं। इलाज्मोब्रैंक फिशेज में यह वेंट्रल धमनी कांड पर ब्रैंकियल धमनियों के विभाजन पर संतुलित रहती है। आगे हम देखते हैं यदि वर्टिब्रेट के अंदर टिलियोस्टी मछलियों में थायराइड के पुटक वेंट्रल एओर्टा के निकट, एम्फीबिया जंतुओं में यह युग्मित पेड़ होते हैं और रेप्टाइल्स में ये एकल संरचना के रूप में हृदय के आगे स्थित होते हैं। बर्ड्स में यदि इवोल्यूशन के साथ हम और आगे देखें, बर्ड्स में भी ये एक पेयर्ड रचना के रूप में प्रेजेंस होते हैं। मैमल्स में, जिसमें खासकर हमारे सिलेबस में भी है कि मनुष्य के ऊपर देखना है, तो ये एक बाइलॉब्ड लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के दोनों ओर थायराइड एवं क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेटरल भाग पर फैली हुई एच आकृति की संरचना के रूप में पाई जाती है। डायग्राम में हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि कैसे ये लैरिंग्स के नीचे और लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के दोनों एच शेप में जो संरचना है उसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका यदि हम डेवलपमेंट देखें तो ये भी के रूप में विकसित हो जाती है और जीभ के आधार पर एक प्रवर्ध बनाकर खोखली हाइपोग्लोसल डक्ट के रूप में वृद्धि करती है। इसके समाप्त हो जाने पर ग्रंथि जो है वो जीभ से अलग हो जाती है और यदि हम इसको तो ये एंडोडर्म से विकसित होती है। अब हम इसकी संरचना नेक रीजन में कौन कौन सी ट्रैकियल रिंग, 2, 3, 4 ट्रैकियल रिंग के सामने कंठ के नीचे बाइलॉब्ड गुलाबी रंग की ग्लैंड के रूप में उपस्थित होती है। इनकी जो दोनों लोब्स हैं वो इस्थमस नामक संकरी पट्टी के द्वारा, इस ग्रंथि का यदि वेट देखते हैं तो ये 25 से 30 ग्राम तक होता है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। थायराइड ग्लैंड में जो नर होती है उसमें ये छोटी पाई जाती है और मादा में इस ग्रंथि का वेट और अपेक्षाकृत बड़ी होती है। इस ग्रंथि को यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो या टिश्यू लेवल पर माइक्रोन के गोले या अंडाकार थैलीनुमा फॉलिकल्स के छल्ले पाए जाते हैं जो संयोजी ऊतक में बिखरे हुए या वितरित रहते हैं, जिससे इस संयोजी ऊतक को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा भाग में कुछ सी सेल्स पाई जाती हैं और यदि हम इसके बारे में और भी तो ये पुटकों की जो भित्ति होती है फॉलिकल्स की, ये कणिकीय और क्यूबाइडल ग्रंथिल कोशिकाओं की सिंगल लेयर की बनी होती है और इस्थमस संयोजी ऊतक से बनी रचना होती है। इसमें जो फॉलिकल है
इसके अंदर एक पीला जेली नुमा समान आयोडीन युक्त कोलाइडल ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबिन भरा रहता है। और यदि हम इस पुटकों की संख्या देखें तो ये 1 लाख के करीब होती है। और इसका यदि हम इस कोलाइडो ग्रंथि, ये जो कोलाइडो युक्त जो फॉलिकल्स हैं, जो बड़े पुटक होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वो तो होते हैं, वो सेंट्रलाइज रहते हैं। और इसमें यदि हम ब्लड सप्लाई देखते हैं तो अधो व अधिथायरॉइड आर्टरीज के द्वारा संपन्न होता है। और इसका नर्वस सिस्टम जो देखें तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जुड़ा रहता है। अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि के सिक्रीशन। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये मोनो डाई ट्राई टेट्रा आइडोथायरोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण करता है। टेट्रा आइडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन कहते हैं। T3 एवं T4 मैच्योर हार्मोन है। T3 अर्थात ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 अर्थात टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो T3 जो होता है वो T4 की अपेक्षा अधिक एक्टिव होता है, किंतु इसकी एक्टिवनेस जो है स्थिर नहीं होती है। तो T4 अर्थात जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, ये 65 से 80% भाग बनाता है और यही अधिक उपयोगी होता है। हालांकि जो भी T3 थायराइड से स्रावित होने वाले हार्मोन की अपेक्षा सर्वाधिक सक्रिय एवं T4 से 5 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यानी T3 की ज़्यादा होती है T4 से, लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है उसकी कम रहती है। अब हम देखते हैं E.C. कैंडल ने सर्वप्रथम थायरोक्सिन हार्मोन को क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया था और आणविक जो मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा था वो हैरिंगटन और बर्जन ने देखा था। इसके अनुसार इस लगभग 65% थायरोक्सिन में आयोडीन पाई जाती है। अब हम देखते हैं थर्ड हार्मोन, इसका कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन इस ग्रंथि की पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियमन होता है। ये भी मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं हम। पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन है, 32 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। ये हार्मोन पैराथार्मोन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि हम इसके रक्त में कैल्शियम में कमी कर हाइपोकैल्सीमिया व रक्त में फास्फोरस की कमी करके हाइपोफास्फेटेमिया प्रकट करता है। अब ये डायग्राम में हमने देख ही लिया था, ये लेफ्ट लोब, राइट लोब, थायराइड कार्टिलेज, इसमें बीच में पट्टी का नाम इस्थमस है। अब थायरस ग्रंथि के कार्य। थायराइड जो ग्रंथि होती है इसके ये सबसे मेन कार्य है कि ये मेटाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट का मतलब है कि इस हार्मोन के प्रभाव से होम्योथर्म एनिमल्स में ऊष्मा का अधिक उत्पादन व संग्रह कम होता है। सर्दी के मौसम में ये ग्रंथि अधिक क्रियाशील होती है और हाइबरनेटिंग जंतुओं में ये अक्रिय तथा बसंत ऋतु में ये सक्रिय बनी रहती है, अर्थात बॉडी को रेगुलेट करती है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो है ये मेटाबॉलिज्म पे। तो इस हार्मोन में सभी प्रकार के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
एवं फैट पर बहुत प्रभाव होता है। थायरॉक्सिन का जंतु की आधार बेसिक मेटाबॉलिक रेट पर व्यापक प्रभाव होता है। इसका प्रभाव तो लीवर, हार्ट, किडनी, मसल पर अधिक और मस्तिष्क, प्ली एवं वृषण कम होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रेगुलेट को भी या वाटर रेगुलेशन पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। इसकी कमी से सोडियम और क्लोराइड व जल की मात्रा को देह में रोका जाता है। इसकी अधिक स्त्रवण होने पर कंकाल से कैल्शियम निकालकर यूरिन व स्टूल के साथ देह से बाहर निकाला जाता है। अब हम देखते हैं इसका प्रजनन क्रिया पर क्या प्रभाव है। तो इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रजनन अंगों एवं इसके द्वारा स्त्रवित हार्मोन पर प्रजनन क्रिया पे प्रभाव प्रकट करता है। इसकी कमी से किशोरों में लैंगिक परिपक्वता में कमी और एडल्ट में जो टेस्टिस होती है उसकी क्रियाशीलता में फंक्शन में कमी कर देता है। और फीमेल में क्या करता है, अंडाशय के कार्यों में परिवर्तन होने लगता है और फॉलिकल्स की वृद्धि में भी अवरोध करता है। जनन शक्ति में कमी आने लगती है। चूहों और शिशुओं के जो साइज होते हैं वो घटना लगते हैं और मिल्क इजेक्शन भी कम करता है, तो इसलिए इसकी मृत्यु भी देखी जाती है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ क्या करता है, इसकी कमी से हम जो है प्राणी या मनुष्य बौना रह जाता है, टांगे मुड़ी रहती है, त्वचा मोटी, बाल कड़े, लैंगिक अंग भी अविकसित रहते हैं, बाहर की तरफ पेट निकला रहता है, आयु में भी वृद्धि हो जाती है और बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, यदि हम देखें उत्तक लेवल पे, तो ये क्या करता है कि उत्तकों में विभेदन करने की क्षमता नहीं। यदि इसमें एक्सपेरिमेंट लगाएं तो जो फ्रॉग है उसमें यदि थायराइड हार्मोन ना दिया जाए तो उसका मेटामॉर्फोसिस ही रुक जाता है, टैडपोल से लार्वा बनने की क्रिया रुक जाती है। और देखते हैं तो रेप्टाइल्स में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निर्मोचन या मोल्टिंग होना उसका आवश्यक होता है। यूरोडेल्स व पक्षियों में भी निर्मोचन रुक जाता है। नियोटनी आयोडीन की कमी के कारण एम्बाइस्टोमा और नक्चूरस लार्वा द्वारा इनकी जनन क्रिया होने लगती है। इफेक्ट यदि हम नर्वस सिस्टम पे देखें तो थायरॉक्सिन का प्रभाव नर्वस सिस्टम पे संवेदनशील हो जाता है। इसकी अधिक सक्रिय से क्या होगा, अधिक उत्तेजनशीलता रहेगी और कमी से क्या रहेगा, बिल्कुल शिथिल रहेगा तंत्रिका तंत्र। यदि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर देखें इसका इफेक्ट, तो इसके जो थायरॉक्सिन की जो कमी होगी तो हार्ट का साइज बढ़ जाएगा जिससे कॉन्ट्रैक्शन और में कमी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कम मात्रा में बॉडी में भेजा जाएगा। हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने पर हृदय क्रिया इतनी तेज हो जाती है जिससे पल्स रेट भी बढ़ जाता है। अब हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं तो इसमें दो तरह से हमेशा हम देखा है बाकी की भी ग्लैंड्स के अंदर कि या तो अल्प क्रियाशीलता होगी या अति क्रियाशीलता होगी। थायराइड की अल्प क्रियाशीलता को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और थायराइड की अति क्रियाशीलता को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म ये ग्रंथि जो है अल्प क्रिया होगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म का आहास होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन कर रहे हैं, फैट की भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड में क्या होता है। तो चाइल्ड में इस हार्मोन की कमी से जो है क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, अर्थात आयु में वृद्धि के साथ साथ देह में वृद्धि और बौद्धिक विकास नहीं होता। ये हमने पहले भी डिटेल में देखा है। इसमें लैंगिक परिपक्वता का भी अभाव होता है। जो बोन्स होती हैं वो
डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जो जीवा है वो बाहर निकली रहती है, पेट बड़ा हुआ रहता है और स्किन जो होती है मोटी और थोड़ी रिंकल्ड होती है, सूखी होती है, खुरदरी होती है और जो गोनाइड्स होते हैं वो भी कम विकसित होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कम विकसित होते हैं। शिशु को चलने और खड़े होने में अधिक समय लगता है क्योंकि नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं करता है। इनकी उंगलियां भी ब्लंट सी होती हैं और भी ज़्यादा यदि रहे तो ये गूंगे बहरे भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम यदि देखें तो शिशुओं की बात हुई थी, युवावस्था में यदि इसकी कमी हो जाए तो मिक्सोएडिमा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होगा, बीएमआर जो होता है में कमी से जो बॉडी टेम्परेचर है वो आलस्य रहता है, प्राणी की जो कार्य शक्ति होती है उसमें कमी हो जाती है और जो सामान्य लक्षण जो है चेहरे को मंगोलियन की तरह दिखेगा, बाल भी गिरने लगेंगे और जो और लैरिंग्स है उसमें सूजन रहेगी और स्टराइल हो जाएगा और मेमोरी लॉस, भूख नहीं लगना और सर्दी गर्मी का ज़्यादा संवेदन हो जाना, नाइट्रोजन उत्सर्जन में भी ह्रास होना, ये सब कुछ लक्षण। हिम्मत कमी रहे तो ये ग्रंथि फूल जाती है जिसे गॉटर रोग कहते हैं। इस हार्मोन में अत्यधिक कमी के कारण उपचार हेतु दी गई जो औषधियाँ होती हैं वो एंटीजन की तरह कार्य करने लगती हैं, अर्थात नष्ट करने हेतु एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और अपनी ग्रंथि को ये नष्ट करने लग जाती हैं। इससे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है जिसे हॉशीमोटो डिजीज़ कहते हैं। तो ये जो है ये इसका सीरियसनेस है, हॉशीमोटो डिजीज़। अब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड की अति सक्रियता या अति क्रियाशीलता क्या है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इस ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने पर मेटाबॉलिक रेट, वही जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो जो हार्ट रेट है वो तीव्र हो जाता है, ब्लड जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, श्वसन गति का तीव्र हो जाता है और जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या एग्जाग्रेट रहता है, अस्थिर सा रहता है, रोगी जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, आंखें भी फूल कर बाहर आ जाती है जिसे बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक आदि लक्षण भी इसी के परिणाम स्वरूप होते हैं। ग्रेव डिजीज, इसमें ग्रंथि में एक समान होती है और प्लमर डिजीज होती है, इसमें ग्रंथि के अंदर गांठें बन जाती है जिसे प्लमर डिजीज कहते हैं या प्लूमर डिजीज भी बोला जाता है या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी बोला जाता है। और इसको फिर सर्जरी द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इस ग्रंथि को, या रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है। तो इस प्रकार से ये हाइपोथायराइडिज्म से कुछ लक्षण है और हाइपरथायराइडिज्म के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अब इस ग्रंथि को नियंत्रित कैसे किया जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिंथेसिस और रिलीज है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा नियंत्रित रहता है। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये एंटीरियर लोब से स्रावित थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य करता है। इसकी अनुपस्थिति में थायराइड ग्रंथि सिक्रीशन कार्य बंद कर देती है या कम कर देती है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्वतः परिसंचरण में रिलीज और प्रोटीनेज एंजाइम द्वारा पाचन क्रिया हो जाता है और यह थायरोग्लोबिन जो है इसके अंदर जो होता है वो पृथक होकर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़कर बॉडी टिश्यू में पहुंच जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन लक्ष्य अंगों पर अपना इफेक्ट देता है। हाइपोथैलेमस से स्रावित TRF थायरोक्सिन
स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से, उसको नियंत्रित करता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस से टीआरएफ निकलता है, पिट्यूटरी जो कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि के टीएसएच को, और टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एवं थायराइड ग्रंथि के सही प्रकार से कार्य करने हेतु ही रक्त में उपस्थित थायरोक्सिन की मात्रा से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होता है। शीत के यानी सर्दी के टाइम देह में जो बॉडी में हीट की आवश्यकता बढ़ने पर मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दी जाती है, तो थायरोक्सिन की उपयोग में वृद्धि हो जाती है और टीएसएच की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड मिलकर के इस हार्मोन को टिश्यू लेवल तक रेगुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।